नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे अम्लीय मृदाओं से फसलों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके रखरखाव और बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। और आज इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हमारे कार्यक्रम बातें खेती के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि जो अम्लीय मृदाएं हैं वो क्या हैं और वो कैसे उत्पन्न होती हैं। आज के इस अंक में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अम्लीय मृदाओं का फसलों पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। पिछले अंक में जो बताया गया था अम्लीय मृदाएं होती क्या है, बिल्कुल। तो किसान लोग इससे बहुत अनभिज्ञ हैं कि अम्लीय मृदाएं हैं क्या और इनसे हमारी फसल को क्या नुकसान पहुंचता है। जी। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत अनुसंधान किए और जो शोध कार्य किए गए तो उसके आधार पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि क्षारीय मृदाएं जितना हमारे लिए हानिकारक हैं उपज के विपरीत देने के लिए, उससे ज़्यादा हमारी जो है अम्लीय मृदाएं, और ये अम्लीय मृदाएं इतनी विषाक्त हो जाती हैं कि किसान तो कहता है कि मैंने भरपूर उर्वरक दिए जी, लेकिन साहब उपज नहीं हुई जी। तो इस विषाक्तता के कारण जो हम उर्वरक देते हैं, जो पोषक तत्व देते हैं जी, वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए है क्या कि अलग अलग तरीके से जो विषाक्तताएं इसमें उत्पन्न होती हैं, टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, उस टॉक्सिसिटी के कारण जो है पौधे में विकास नहीं हो पाता और उसके अलग अलग कारक हैं, जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की विषाक्त। तो जो पोषक तत्व होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हमारा है वो आयरन और मैंगनीज है, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है जी। और होता क्या है कि जब मृदा में कार्बनिक तत्व होते हैं तो कार्बनिक तत्व को कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जीवांश जो होते हैं जी। ये जीवांश जब ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं जी, तो खाते समय ये ऑक्सीजन का भी शोषण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे हमारे मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी। और उस कमी के होने से जो है वो विषाक्तता बढ़ती है और उस विषाक्तता के बढ़ने से क्या होता है कि मैग्नीज जो है मैग्नस में और फेरस जो है वो आयरन में रिड्यूस हो जाता है जी। और इसके रिड्यूस होने से जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं जी। और विशेषकर जो है इसका धान पर बहुत बुरा, धान की फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जी। और उसमें जो बीमारी उत्पन्न होती है वो है ब्राउनिंग डिजीज और ये इसका कारण यही है कि आयरन और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता जी। तो दूसरा कारण है एल्युमिनियम की विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। जी। और ये एल्युमिनियम की विषाक्तता जो है वो अपलैंड में भी हो सकती है और लोलैंड्स में, ऊंची जमीन में भी हो सकती है, नीची जमीन में हो सकती है। परकोलेशन जिसमें ज्यादा होता है उसमें ये विषाक्तता बढ़ती है जी। और ये विषाक्तता जब बढ़ती है तो पौधे के अलग अलग तरीके से ये प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो जड़ों का विकास ही रुक जाता है जी। तो ये स्वाभाविक है कि जब जड़ें ही विकसित नहीं होंगी तो पौधे को आहार कहाँ से मिलेगा? जी। पौधे को आहार देने का मुख्य कार्य तो जड़ों का ही है। जड़ें मिट्टी से के घोल से लेकर के फिर तने में जाता है, तने से पत्तियों में जाता है और पत्तियों में जाकर के वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनता है तो जड़ों का विकास रुक जाता है और ज्यादा अगर हमारी विषाक्त हो जाती है मिट्टी तो पौधा धीरे धीरे नष्ट भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि जो डीएनए और श्वसन की क्रिया है, ये डीएनए और श्वसन की क्रिया भी बाधित होती है बिल्कुल जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है जी। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा कारण है वो ये है कि फास्फोरस, कैल्शियम और मैंगनीज के पोषण में जो शोषण करती है मिट्टी से जड़ें, उसमें बाधा उत्पन्न होती है बिल्कुल और इस बाधा के उत्पन्न होने के कारण जो है पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और जबकि फास्फोरस हमारा मुख्य पोषक तत्व है जी। और कैल्शियम और मैग्नीज ये हमारे गौण पोषक तत्व हैं, ये पौधे के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो जब ये नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा पौधा कमजोर होगा और उसका उपज पर प्रभाव पड़ेगा।
अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है और पौधा इसमें लेने में सक्षम नहीं होगा। अब जैसे कि शुक्ला जी ने यहाँ पर बताया है कि अम्लीय मृदा से सबसे ज्यादा जो फसल प्रभावित होती है वो होती है धान की फसल। आगे हम और भी फसलों के बारे में जानेंगे कि और कौन कौन सी फसलें हैं जो अम्लीय मृदा से प्रभावित होती हैं। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से कारक हैं जिनसे फसलों पर प्रभाव पड़ता है और वो कौन कौन सी फसलें हैं जो अम्लीय मृदा के कारण प्रभावित होती हैं? देखिए, जो तीसरा मुख्य कारक है जी, वो है पोषक तत्वों का असंतुलन। जी। ब्रेक के बाद एक बार बातें खेती के में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अम्लीय मृदा से और कौन कौन सी फसलें प्रभावित होती हैं। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से कारक हैं जिनसे फसलों पर प्रभाव पड़ता है और वो कौन कौन सी फसलें हैं जो अम्लीय मृदा के कारण प्रभावित होती हैं? देखिए, जो तीसरा मुख्य कारक है जी, वो है पोषक तत्वों का असंतुलन। जी, क्योंकि हम ये कहते हैं मृदा परीक्षण कराने के बाद और ये कहते हैं संतुलित उर्वरक प्रयोग करें जी। तो हमने संतुलित उर्वरक प्रयोग मृदा परीक्षण कराने के बाद भी किया और हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी पीएच क्या है जी। और पीएच अगर हमारी 7 से कम है और मिट्टी अम्लीय है तो जो संतुलित उर्वरक भी प्रयोग हमने किए हैं वो भी असंतुलित हो जाते हैं जी। और उसमें होता क्या है कि आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज जब अम्लीय मृदा होती है तो इसकी बहुतायत हो जाती है जी। और इसकी बहुतायत होने के बाद एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम फास्फाइड के रूप में घुलनशील फास्फेट को अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है जी। और जब अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो गया तो ये मृदा में स्थिर हो जाता है, जिसको कहते हैं फिक्सेशन ऑफ फास्फेट। ये वैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया है जी। थ्योरी ऑफ फिक्सेशन फास्फेट जी। तो अब जब ये अघुलनशील अवस्था में हो गया तो पौधे को नहीं मिलता है। बिल्कुल। किसान तो ये समझ रहा है कि हमने फास्फेट डाला, पौधे को हमारे जब हमने डाला तो मिलेगा, लेकिन वहां नहीं मिलता है और तना कमजोर हो जाता है जी। दाने भी छोटे हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव वो पूरे पौधे पे पड़ा जी। कोई भी फसल हो, जब उसको एल्युमिनियम के साथ फास्फेट ने अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर मृदा में फिक्स हो गया तो हर किसी फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है जी, तो नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर ये तीनों पौधे को बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, नाइट्रोजन तो हमारा मुख्य है, नाइट्रोजन का आवश्यकता पौधे को बहुत पड़ती है। बिल्कुल। पोटास की भी आवश्यकता बहुत पड़ती है क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व है जी। सल्फर जो है हमारा गौड़ पोषक तत्व है जी। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये पौधे को नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा उपज पर प्रत्येक फसल जो हमारी अम्लीय मृदा में नहीं हो सकती है अगर हमने बो रखी है तो हमारा विपरीत प्रभाव उस पर पड़ेगा जी। अगला जो पॉइंट हमारा है वो जीवांशों की प्रक्रिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी क्या प्रक्रिया होती है जी। तो जब ये बैक्टीरिया जो है, ये जीवांश जिनको कहते हैं, इनके अभाव में जो है फसल प्रभावित होती है जी। और जैसे एजोडोबैक्टर है, एजोडोबैक्टर जब कमी हो जाती है इसमें अम्लीय मृदाओं में तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, स्थिरीकरण होता है जी। और अम्लीय मृदाओं में फंजाई बहुत तेजी से बढ़ती है जी। और ये फंजाई जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तंबाकू के लिए जी। और आलू के लिए। तंबाकू में जो बीमारी लगती है वो लगती है रूट राट। रूट राट माने जड़ की गलन, जड़ गलन हो जाती है। और ये तो सोचने वाली बात है कि जब जड़ गल गई तो पौधे में रह क्या गया जी। तो तंबाकू बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होती है। और आलू में भी एक भयंकर रोग लगता है ब्लाइट जी, जिसमें रातों रात खेत बर्बाद हो जाता है। ये भी अम्लीय मृदा में हमारा नुकसान करता है जाकर के जी। तो इस तरीके से हमारे जो ये कारक हैं ये कारक
हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं जी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब भी हम मृदा परीक्षण कराएं जी तो जो संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति हमें मिली हुई है उससे पहले हम ये भी देख लें कि हमारी मृदा का पीएच क्या है। बिल्कुल। अगर हमारी मृदा का पीएच 7 से कम है जी तो ऐसी अवस्था में हम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से जी ये भी पूछ लें कि हमारी मृदा का जो पीएच है वो कितना है और उसके अनुसार हम उसका सुधार कर लें और उसको किसी तरीके से भी उदासीनीकरण उसका करके उसकी पीएच को बढ़ा करके 7 तक ले आए। तब अगर हम फसल को अगर हम लेते हैं तो उतनी हानि नहीं पहुंचेगी। हानि नहीं, फिर हमें कोई भी हानि नहीं होगी अगर हमारी पीएच 7 हो जाएगी तो। बिल्कुल। तो इसके लिए सुधार करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से अनुसंधान किए हैं और सुधार के उपाय भी इसमें निकाले गए हैं जी। तो सबसे पहला जो है वो है लाइमिंग मटेरियल जी। किसानों की भाषा में बता दें जी। कि लाइमिंग मटेरियल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जी। सीधी सी भाषा में हम ये कह दें जी। और ये लाइमिंग मटेरियल जो प्रयोग किए जाते हैं ये कई तरीके के होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। जी। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो के ही होते हैं, ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिलिकेट। ये इतने जो है ये मृदा में अम्लीय मृदा को सुधार करने में किसी न किसी तरीके से ये प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल। तो अब इनको हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे जी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। यानी कि शुक्ला जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर किसानों को ये जानकारी दी है कि ज़मीन पर अब बीज बोने से पहले जो सॉइल टेस्टिंग है वो कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि ज़मीन पर बीज बोने से पहले अगर आप सॉइल टेस्टिंग करा लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं आपकी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो अम्लीय मृदा तो नहीं है। उसी के साथ हम आपको ये भी आगे बताएंगे कि अम्लीय मृदा अगर है आपकी ज़मीन तो उसके रखरखाव, उसके बचाव के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अभी रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी की ज़मीन पर, किसी की मिट्टी अगर अम्लीय मृदा हो जाती है तो उसके बचाव, उसके रखरखाव के लिए किसान को क्या करना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट जी, इनका हम प्रयोग करते हैं। ये रसायन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार बातें खेती की में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अम्लीय मृदा के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे किसानों को दी हैं जिनको ये नहीं पता था कि अम्लीय मृदा क्या होता है और कैसे उत्पन्न होती हैं और उनको किस तरह से उसके रख रखाव के लिए ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी की ज़मीन पर, किसी की मिट्टी अगर अम्लीय मृदा हो जाती है तो उसके बचाव, उसके रखरखाव के लिए किसान को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा अभी बताया जी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट जी, इनका हम प्रयोग करते हैं। ये रसायन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जी। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ लाइम जी, इसमें बर्न लाइम और क्यूक लाइम आते हैं। उसके बाद जो हमारे हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइम होते हैं इसमें सिलेक्ट आते हैं। सिलेक्ट और वर्ण लाइम को जो है पानी में मिला करके जो है जब इसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड के उसमें ऑफ लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कार्बोनेट ऑफ लाइम। कार्बोनेट ऑफ लाइम जो है ये इंडस्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं और ये हमको कैल्साइड और डेलोमाइट के रूप में ये मिलते हैं। बिल्कुल। इनको कैलोमाइट और कैलोसाइट और डेलोमाइट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं सिलिकेट जी। तो ये सिलिकेट जो होते हैं ये कैल्शियम सिलिकेट, इसको पिग आयरन से बनाया जाता है जी। ये इस तरीके से ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात आती है कि हम लाइम को इस्तेमाल कैसे करें। जी।
तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लाइम को इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को सबसे पहले हम जुताई कर लेते हैं जी। और जुताई करने के बाद हमारा मृदा परीक्षण के आधार पर जो हमारी पीएच है उसके अनुसार जितनी भी संस्तुति दी गई है जी, मतलब उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको जी, कि जब हमारी पीएच 6 होती है तो हमको 1 टन लाइम की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। और अगर ये हमारी पीएच 4.4 के आसपास पहुंच जाती है जी, तो हमको 12 टन के चाहिए होता है। चाहिए जी, लाइम। जी, लेकिन मृदा परीक्षण कराने के बाद उनकी संस्तुति के आधार पर ही अगर प्रयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब हमको प्रयोग करने के लिए जब हमने मिट्टी को अच्छी तरीके से जुताई कर दी है जी, तो जुताई करने के बाद जैसे हम गोबर की सड़ी हुई खाद को अच्छी तरीके से बखेर के खेत में मिलाते हैं उसी तरीके से लाइम को भी मिलाना चाहिए। अब देखना ये है कि हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत है जी, अगर हम उसमें मिला देते हैं और हमारी दूसरी परत भी जो है वो भी हमारी अम्लीय है जी, तो ऐसी दशा में हमको 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट जी, 12 इंच जिसे कहते हैं जी, इतना हमको गहरा जुताई करके 30 सेंटीमीटर जुताई करके और लाइम का प्रयोग करना चाहिए। और जितनी बार हम फसल बोते हैं जी, कम से कम साल में 2 बार तो हमें प्रयोग करना ही करना है। जी, और फसल बोने से पहले जब खेत की जुताई करें जी, तभी इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अब उसके बाद ये जो हमारे रसायन हैं इसके अलावा भी बहुत सी हमारी अन्य भी हमारी सामग्री है जी, जिसके द्वारा हम अम्लीय मृदाओं को खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, सुधार कर सकते हैं अम्लीय जी, मृदाओं का। जी, तो उसमें हमारा लकड़ी का बुरादा आता है। जी, आपने देखा होगा जहाँ मशीनें चलती हैं वहां जब लकड़ी को काटते हैं तो बुरादा निकलता है। जी, ये लकड़ी का बुरादा अगर हम खेत में डालते हैं और उसके बाद पानी भर देते हैं ये सड़ता है जी, तो ये भी हमारी अम्लीय मृदाओं का सुधार में सहायक होता है। जी, उसके बाद सबसे एक बहुत ही आसान और कम कीमत वाली चीज है जी, वो है प्रेस मड। जी, और ये पेपर मिल की और गन्ना मिल से ये हमको मिलती है। जी, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रेस मड जब मैंने कहा है तो अम्लीय मृदाओं में डालने के लिए कैल्शियम प्रेस मड का इस्तेमाल करें। जी, क्योंकि जो चीनी मिले हैं ये गन्ने के रस का शोधन करने के लिए जी, 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं, जी, एक कैल्शियम और एक सल्फर। जी, अगर सल्फर की प्रेस मड है जी, तो हमारा विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल। तो हमको कौन सी प्रेस मड लेनी है? कैल्शियम प्रेस मड। जी, 200 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल पर हेक्टर जी, कैल्शियम की प्रेस मड लेकर के और खेत में जैसे गोबर की खाद को हम मिलाते हैं इसी तरीके से मिलाएं, जुताई करें और सिंचाई कर दें। जी, तो इससे जो है हमारी अम्लीय मृदाओं का सुधार हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद हमारा सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो अम्लीय मृदाएं हैं इनमें जो हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं ये चूना जो है वो हमारा कौन सी वर्ण लाइम है जी, या हमारा डेलोमाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या कैलासाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी मात्रा को भी पता लगा लेना बहुत आवश्यक है कि अगर हमारे पास हम जो रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मृदा के पीएच के आधार पर हमें कितनी डालनी है। बिल्कुल। ये मृदा के पीएच के ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारी मृदा का पीएच बहुत कम है तो उसी हिसाब से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और अगर हमारा जैसे कि 7 की जगह पर हमारा 6.5 ही है तो इसका मतलब है कि बहुत स्लाइटली हमारी जो है बिल्कुल वो अम्लीय है। 6 पे जाकर के हमको ये सोचना पड़ता है कि अब इसका हमें इलाज करना है, इसका हमको किसी तरीके से सुधार करना है तो उसमें मात्रा बहुत कम होगी।
तो मात्रा का विशेष ध्यान मृदा परीक्षण से जब तक कि पीएच ना मालूम हो जाए तब तक ना करें। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी ने आप सभी को ये जानकारी दी है, जो उपाय बताए हैं वो उपाय बहुत ही सरल बताए हैं कि किस तरह से आप अम्लीय मृदा से यहाँ पर बच सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़मीन को और उपजाऊ बना सकते हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँचाने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। हमारा फोन नंबर है 012049800000। आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769577049।